Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your study result. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट कर लिया था हमारा चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशन में जो है हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए थे। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। तो ये हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है। तो कल हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें हमने निकाला था कि जी इक्वल्स टू, एक मेरे कलर गंदा आ गया है, ये दिखेगा नहीं आप लोगों को, दूसरा कलर लेते हैं कोई अच्छा सा। ठीक है, हमने निकाला था कि g इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसमें बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है ना, कैपिटल जी भी होता है, सॉरी कैपिटल जी भी है, तो बस आप वैल्यू पुट कर दो है ना। जी का ये इतना तो डेरिवेशन मैंने आपको सिखा दिया था ना, मेरा प्रीवियस वीडियो देख के डायरेक्ट इधर मत आना, पहले प्रीवियस वीडियो आप पार्ट 2 जो है देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो ग्रेविटी चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन वाला, इसका पार्ट 2 देखो, फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ क्योंकि जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं चैप्टर में, सब कवर करवाने हैं ना। तो जिसमें इसलिए कैलकुलेशन ऑफ जी खाली आप वैल्यू पुट कर दोगे। देखो जी इक्वल्स टू कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और एक मैं साफ़ कर देती हूँ पहले इसको। तो देखो जी इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास। मास किसका? अर्थ का मास। अर्थ का मास कितना होता है मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है भाई? आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? जो अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आती है, इसकी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा आती है। शो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी और डिराइव द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो आप इसको जो है डिराइव करोगे, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन करते हुए मत बैठ जाना, बिकॉज कैलकुलेशन करने में आंसर लास्ट में 9.8 ही आने वाला है ना। तो इसलिए ट्यूशन टाइम बर्बाद मत करना, आपको जो है डायरेक्ट जो है 9.8 आप लिख के आ जाना। ठीक है, तो वैसे तो आंसर अगर आप सॉल्व भी करते हो तब भी 9.8 आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है तभी करना, अगर स्लो है तो इसको सॉल्व करने मत बैठना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Let us do an activity to understand whether all big object hollow or solid, big or small, will fall from the same height, same rate। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखेंगे कि भाई क्या सारे ऑब्जेक्ट जो हैं हॉलो हों, सॉलिड हों, बिग या स्मॉल, क्या वो सेम मतलब रेट से नीचे गिरेंगे। तो टीचर इसका भी बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है न्यूटन लोगों ने करा था। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था वो, गैलीलियो ने करा था आई गेस। ठीक है, तो वी नो दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब देखो फ्री फॉल क्या होता है, अब अगेन फ्री फॉल आ गया। मैंने आपको क्या बोला था कि जब कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगती है, अंटिल हमने बहुत ज़ोर से दबा के उसको नीचे फेंका हो, नहीं तब तो हमारा फोर्स भी लग जाएगा। लेकिन अगर आपने खाली छोड़ दिया है तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट नीचे गिरा वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन जो उसमें आएगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखो जो ये है बॉल, जब ये नीचे गिरा और इसमें सिर्फ अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो हम लोग इसको कहते हैं फ्री फॉल, यानी कि ये बॉल फ्री फॉल स्टेट में है, क्योंकि भाई इसमें जो है और कोई भी बाहर का फोर्स नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरा है। लेकिन अगर जैसे ही इसमें हमारा फोर्स लग गया तो ये फ्री फॉल नहीं है। ठीक है, फ्री फॉल तभी कोई ऑब्जेक्ट होता है जब वो उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स लगती है और सिर्फ और सिर्फ अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो नीचे गिरता है, तब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल स्टेट में कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया था। फिर हमने पढ़ा था दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट इन द इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, यानी कि एक्सेलरेशन मास से इंडिपेंडेंट होता है। भाई ये कैसे कह दिया इसने कि एक्सेलरेशन मास से इंडिपेंडेंट होता है? अरे भाई एक्सेलरेशन जो है आपका, जब फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 9 अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैं प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गई थी आपको। 9.8 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन जो आया है ना। एक बात बताओ, जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो यहाँ पे ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हुआ था ना? कैंसिल हुआ था नहीं हुआ था?
है ना, कैंसिल हुआ था। अब भाई जो आपका ये होता है ना जी, फ्री फॉल की वक्त जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसको और कोई ऑब्जेक्ट से मतलब होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता मतलब? अरे उन ऑब्जेक्टों का मास ही इतना कम होता है कि उससे उनको मतलब ही नहीं होता है। जिसका मास ज़्यादा होता है उसी से इसको मतलब होता है। जो आपका ये स्मॉल जी है, स्मॉल जी को सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ही मास से मतलब था, और किसी ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ में गिर रहा है उसको, उसके मास से इसको कोई मतलब नहीं है। बिकॉज इसको पता है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसका खुद इतना कम मास है कि अगर वो फोर्स लगा भी रहा है तब भी कुछ होने का है नहीं, अर्थ तो खिसकने वाली है नहीं, तो वो जो है उसको सिर्फ मतलब होता है अर्थ के ही मास से। इसलिए जो हम लोग कहते हैं जो एक्सेलरेशन फ्री फॉल के वक्त आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो है इंडिपेंडेंट होता है ऑब्जेक्ट के मास से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बिग हो, स्मॉल हो, कुछ भी हो, वो सेम रेट में गिरने वाला है। ठीक है, शुड फेल एट द सेम रेट। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर एट पिज़ा इन इटली टू प्रूव द सेम। तो ये प्रूव करने के लिए इटली में से जो है गैलीलियो जो थे उन्होंने जो है पिज़ा जो टावर था वहाँ से जो है इसको प्रूव करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया। ठीक है, एज जी इज़ कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ, all the equation of the uniformly accelerated motion of the object would valid with acceleration a replaced by g। अब देखो इन्होंने आपको अच्छी तरह बताया नहीं है लेकिन मैं बताती हूँ। देखो गैलीलियो ने करा था, गैलीलियो ने क्या करा था ना, गैलीलियो ने ये करा था, तो गैलीलियो ने ये करा था। देखो डियर स्टूडेंट, ये जैसे अगर आपका टावर है पिज़्ज़ा का, तो यहाँ पे ऊपर से उन्होंने एक तो फैदर फेंका था और एक उन्होंने फेंका था हथौड़ा टाइप का, आप मान लो। ठीक है, तो अब आप बताओ इन दोनों में से कौन नीचे गिरेगा? बहुत से बच्चे होंगे मैम टावर नीचे गिरेगा, ये जो हथौड़ा है ये नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा नीचे? क्योंकि आप लोग कहोगे मैम इसका ना वेट ज़्यादा है। अरे वेट ज़्यादा है ये तो डिपेंड करता नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के मास पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मास पे एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन जो है किसी चीज़ में डिपेंड नहीं करता है। भले ही आपका ये जो क्या कहते हैं, आपका जो ये एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो ना किसी ऑब्जेक्ट के मास से डिपेंडेंट होता ही नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स मास। इसको सिर्फ मतलब होता है अर्थ के मास से, यानी कि इसको सिर्फ मतलब होगा 6 × 10⁻24 वाले मास से, यानी कि सिर्फ अर्थ के मास से। तो भाई मैम इस हथौड़े का वेट ज़्यादा है इसलिए नीचे गिरा, ये हम कैसे कह सकते हैं? अरे क्योंकि भाई वो जो टावर था वो खुला था, उसमें जो है एयर स्पेसेस गिर रही थी, है ना, तो उसकी वजह से जो है क्या हुआ, आपका जो है फ़ायदा थोड़ा उड़ते उड़ते नीचे गिरा धीरे धीरे से। लेकिन अगर मैं एक वैक्यूम के अंदर इन दोनों चीज़ों को गिराऊँ तो ये दोनों सेम रेट में गिरेंगे, क्योंकि उस समय इनमें जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स होगा जो कि होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर ये चीज़ें? तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ जो है प्रूफ हो गई थी गैलीलियो ने जब एक वैक्यूम के अंदर इसको गिराया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो भाई मोशन तो हो रहा है। अब इन मोशन के लिए हमें इक्वेशंस भी चाहिए होंगी, तो सेम इक्वेशन जो हम इक्वेशंस यूज़ करते थे मोशन वाले चैप्टर में, जो कि हैं ये इक्वेशन आपकी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। यही इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन इनमें एक छोटा सा चेंज जो करना है वो चेंज इतना सा है कि आपको एक्सेलरेशन को इधर बदल देना है g से, और जो हाइट होगी, क्योंकि भाई देखो s नहीं आएगा इसमें आएगी हाइट। s क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं आएगी। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसमें हाइट मेजर की जाएगी, है ना, कि भाई इधर से इधर क्या है, ये आपकी हाइट ही तो है, डिस्टेंस सुनना है, तो आप s को बदल दोगे हाइट में, h में। ठीक है, तो नई इक्वेशंस कैसी होंगी? नई इक्वेशंस होंगी इस तरह की। एक मिनट डियर स्टूडेंट मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपको साफ सुथरा दिख जाए। तो नई इक्वेशन होंगी ऐसी। पहली इक्वेशन नई वाली बन के जो आई है वो होगी v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, s इक्वल्स टू नॉट s, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है आपकी नई इक्वेशन, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ a बाई g एंड s बाई h।
ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। U and V are initial and final velocity, S is the distance covered, and time t. By applying the equation, we will take the acceleration a to be positive when it is direction of velocity and is the direction as that is in the direction of motion. The acceleration a will be taken as negative when it opposes the motion. यानी कि dear students, देखो मोशन कहाँ होगा अल्टीमेटली, भाई अल्टीमेटली आपकी प्यारी अर्थ लगा रही है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गिर रहा है तो आपका एक्सलेरेशन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो ये है क्या कहते हैं, किसी बॉल को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, अगर बॉल नीचे गिरा रहे हो तो एक्सलेरेशन पॉजिटिव, अगर कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हो तो एक्सलेरेशन नेगेटिव, क्योंकि उस समय एक्सलेरेशन जो है आपका अपोज कर रहा है मोशन, क्योंकि मोशन है नीचे की तरफ, एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ लगेगा, तो भाई नेगेटिव, सीधी सी बात है एक्सलेरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सब लोगों को। तो जब बॉल ऊपर फेंकी तो एक्सलेरेशन नेगेटिव, बॉल नीचे गिराई तो एक्सलेरेशन पॉजिटिव, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो सबको पता ही होगा क्योंकि मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कुछ आपके एग्जाम्पल जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो चलिए करते हैं इन एग्जाम्पल्स को, काफ़ी सिंपल है। मैं क्वेश्चन रीड करके डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन यहाँ पे करवाऊँगी, ठीक है। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 9.2। अ कार फॉल्स ऑफ द एज ledge and drops to the ground in 0.5 seconds। अब देखो सपोज मान लो ये कोई पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे आपकी कार खड़ी थी, यहाँ से नीचे गिर गई, ठीक है। अब देखो कार क्रॉस फ्रॉम द लेज, अब देखो कार यहाँ से गिरी तो इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि भाई यू जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि कार इनिशियल स्टेट में जो है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, क्योंकि यहाँ पे बोला है वहाँ से गिरी वो नीचे, है ना। एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, टाइम भी मैम हमें पता दे दिया इन्होंने कि 0.5 सेकेंड्स, ठीक है भैया। अब देखो फाइनल वेलोसिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। अब इन्होंने बोला है लेट g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात दी स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुन लेना कि अगर आपको एग्जाम में दिया है कि g की वैल्यू 10 लो तो लो 10, अगर एग्जाम में दिया है कि अगर एग्जाम में g की वैल्यू लेने के लिए कुछ कहा ही नहीं है तो आप g की वैल्यू हमेशा 9.8 लोगे, अंटिल दिस सेट दैट 10 लो, ठीक है। उसका अगर सीधे सीधे एग्जाम में कहे कि 9.8 लो तो 9.8 लो, सीधे सीधे एग्जाम में कहे 10 लो तो 10 लो, लेकिन अगर कुछ नहीं कहे तो 9.8 ही लोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड और g जो कि है आपका एक्सलेरेशन, क्योंकि भाई कार नीचे गिर रही है तो एक्सलेरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा है फॉर सिंप्लीफाइंग एक कैलकुलेशन, ठीक है, इन्होंने लिख भी रखा है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें पता है कि v इक्वल्स टू u प्लस at, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू u है 0 प्लस a है आपका 10 इंटू टी 0.5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका v हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर सब बच्चों को है। अब डियर इसी तरह हमें निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 मीटर पर सेकेंड, सब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो यहाँ पे ओके, तो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होती है मैम? एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बट मैम हमें तो जो है डिस्टेंस पता ही नहीं है, डिस्टेंस पता ही नहीं है ना। या तो आप ऐसे निकालो स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर स्पीड कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आपका वेलोसिटी वाले में क्या आप डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो तो भी आपको स्पीड मिल जाती है, ठीक है। u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो भी आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी वाले में कि अगर 2 वेलोसिटीज़ हैं तो डिवाइडेड बाय 2 करते हो, है ना, तो वैसे भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करो उसके बाद एवरेज स्पीड निकालो, क्योंकि आपको वो दिया है u प्लस at हाफ at स्क्वायर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उससे पहले डिस्टेंस निकालो, फिर डिस्टेंस को ऐड करके अच्छी तरह फिर टाइम से डिवाइड करके निकालो, तब भी आंसर सेम ही आना है ना। तो कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस
5 मीटर पर सेकंड नहीं है, इसका आंसर है 2.5 मीटर पर सेकंड। मैंने अभी जो है फिर से कैलकुलेट करा अपनी कॉपी में, तो 2.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, वैसे ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 जो वाला फॉर्मूला है, इससे निकाल लो। ठीक है, वरना अगर डिस्टेंस निकालते हो तब भी सेम है। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब डिस्टेंस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस है हमारा पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि अगेन हाइट निकालनी है। तो देख लो भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो भाई h क्या है निकालना है मैम, u तो 0 है, प्लस मैम 1/2 इंटू जी, तो मैम हमें पता है 10 है। और क्या कहते हैं नेक्स्ट चीज़ मैम क्या थी इसमें, नेक्स्ट चीज़ थी, अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट चीज़ मैम इसमें थी हमारा टी भी मैम हमें पता है ये है 0.5 का स्क्वायर। तो मैम 0.5 इंटू 0.5 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, तो ये तो पहले कैंसिल आउट कर लो, 5 हो गया। अब देखो 0.5 इंटू 0.5 विल गेट 25, और 25 में भी पॉइंट लगाओगे तो 0.25 मिलेगा। 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे 50 मिलेगा। 50 में अगेन जो है आपको 2 बार के बाद पॉइंट लगाने, तो 0.50 मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्टेंस, एक मिनट डिस्टेंस, लेट मी चेक द आंसर। मेरे को लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, वी विल डू, साफ सुथरे पेज पे करते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा है, लेज की हाइट निकालने, कितना हाइट है। तो देखो भाई हाइट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, सॉरी। अच्छा मैंने टी की वैल्यू रखना मैं भूल गई थी स्टूडेंट। तो देखो h इक्वल्स टू यू 0 है इंटू 0.5 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 10 और इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 5। अब देखो 0.5 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, 0.25 हो जाएगा। 0.25 मल्टीप्लाई बाई 5 यू विल गेट 1.25, तो 1.25 मीटर इज़ द आंसर। ठीक है, इसमें शुरू में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, बिकॉज मैं इस जो 10 को काट के मैं इसको सोच रही थी ये 2 है। ठीक है, तो इससे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिसका आंसर 0.50 आ रहा था, बट वो रॉन्ग था, ये 5 था। इसमें मेरे से देखने में जो है गलती हो गई थी। तो 5 इंटू 0.25 विल गेट 1.25 मीटर। ठीक है, तो इस तरह डी आंसर आपको निकालना है। अब डी नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं इसी में सॉल्व कराऊंगी। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 9.3। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो वर्टिकली अपवर्ड कह दिया ना, एंड राइजेज द हाइट ऑफ 10 मीटर। देखो भाई कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो आपकी प्यारी सी बॉल है, वर्टिकली अपवर्ड अपनी बॉल को भेजोगे तो भाई एक्सीलरेशन तो नेगेटिव हो जाएगा ना। पहली बात तो मैंने यही क्लियर कर दी। अब एक बात और देखना, इन्होंने कुछ बताया नहीं है एक्सीलरेशन। जब इन्होंने कहा है एक्सीलरेशन अच्छी तरह से ढंग से बताया नहीं है कि क्या लेना है, तो आप लोग एक्सीलरेशन लोगे 9.8। ठीक है, जब कुछ बताया नहीं होता है, और नेगेटिव लोगे एक्सीलरेशन। अब इन्होंने बोला है वर्टिकली अपवर्ड भेजा गया है, तो भाई हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी एक टाइम पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। कि भाई एक टाइम ऐसा आता है हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे जो है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से किसी इनिशियल वेलोसिटी भेजा होगा, बट हमें अभी वो वाली वेलोसिटी नहीं पता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इन्होंने पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, और इन्होंने एक और चीज़ हमें बताई है, डिस्टेंस यानी कि हाइट बताई है 10 मीटर। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी। हमें पता है कि एक चीज़ इन्होंने हमें नहीं दी है, वो है टाइम इन्होंने नहीं दिया है हमें। तो हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को निकालने के लिए, वो फार्मूला होगा ds में आपका ये वाला 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको यूज़ करेंगे। तो 2 इंटू जी क्या है -9.8 इंटू h क्या है 10 इक्वल्स टू वी क्या है 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये तो 20 होता है, 2 इंटू 10 इज़ 20 इंटू 98 टू ज़ा डियर स्टूडेंट्स कितना हो
जाएगा आप पे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर आपका 98 इंटू 2 कर लो सबसे पहले। 98 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 196। अब जब डी स्टूडेंट 196 आया तो 196 डी स्टूडेंट पॉइंट लगा दो 19.6, 19.6 क्या माइनस 19.6, ठीक है, क्योंकि 20 इंटू माइनस 9.8 यानी कि माइनस 19.6, माइनस 19.6 आया ना डी स्टूडेंट आप सबका भी, माइनस 19.6, ठीक है। एक मिनट, अच्छा 20 था डी स्टूडेंट, 20 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 0.6 की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 6 हो जाएगा, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1960, तो 1960 में जब पॉइंट लगाओगे तो 196 ही आएगा, तो 196, तो ये हो जाएगा माइनस 196, ठीक है। माइनस 196 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर विल बी 0 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस पहले काट दो। अब देखो यू स्क्वायर है तो यू को इधर रखो, इसका रूट क्या हो जाएगा, 196 का रूट हो जाएगा 14, तो इसका मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जिसके साथ फेंका गया था वो थी 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये निकल गई। अब हमें निकालना क्या है, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है कि द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे इसके लिए भाई? इसके लिए मैम हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, सब लोग बच्चे यही सोच रहे होंगे। तो भाई अब तो इनिशियल वेलोसिटी निकल गई है, अब तो कोई भी फार्मूला यूज़ करो, तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ डी स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट फार्मूला, जो कि है आपका इक्वेशन नंबर 1, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसमें t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, t इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट ए या जी, ठीक है। तो ये v हमारा क्या है, v है हमारा 0 माइनस u क्या है, u है हमारा 14। अब डिवाइडेड बाय ए क्या है, माइनस 9.8। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 माइनस से माइनस काट दो। अब डी स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/0.7। एक मिनट रुको, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो क्योंकि डेसिमल में है तो मैं रिस्क नहीं ले रही ना, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 98। तो जब सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 10/7, ठीक है। अब जब इसको और सॉल्व करोगे फर्दर, ठीक है, फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 1.43 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1.43 सेकेंड्स इस तरह का डी स्टूडेंट आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, अच्छा करा वो चीज़, ठीक है। तो डी स्टूडेंट इस तरह आप लोग क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, जो भी आपके ये वाले टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ो फिर उनको सॉल्व करो, काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डी स्टूडेंट मास और वेट, जो कि हम अपनी अगली क्लास में कवर अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड इफ यू like the video, please subscribe the All About NCERT channel so that we can make more videos for all of you.